एक दिन जंगल में दिकू आया, आदिवासी की जमीन पर पैर जमाया, मालिक को बनाया मजदूर और किया बेगारी करने को मजबूर। दिकू ने आदिवासियों की खुशियां छीन ली, विरोध में उठी आवाज को कोड़े से दबाया, पेड़ पौधों को काटा, नदियों को गंदा किया और खून से लथपथ कर दिया उस धरती को जिसे आदिवासियों ने सदियों से, पीढ़ियों से संभाला था। लेकिन ये दिकू भूल गया जंगल की माटी में छुपी हुई है आग, जिसे सुलगाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह है कहानी उस योद्धा की जिसने जंगल से उठकर ब्रिटिश तानाशाही को खुली चुनौती दी और कह दिया कि अब राज तुम्हारा नहीं है, आदिवासियों का है। यह है कहानी उस योद्धा की जिसने बोला, हमारी जमीन, हमारी जान, हमारी आजादी। ये कहानी है उस नायक की जिसने बता दिया कि जब जंगल जागता है तो साम्राज्य कांपते हैं, जिसने ना तो बंदूक से लड़ाई लड़ी, ना किताबों से क्रांति लिखी, बस अपने हौसलों से कर दिया उलगुलान। यह है क्रांति की वो कहानी जिसे मिटाने की लाख कोशिशें की गईं, लेकिन वो आज भी जिंदा है हमारे रगों में। दोस्तों, ये कहानी है बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा, मुंडा आदिवासी, ऑस्ट्रेलियन समूह से रिलेटेड हैं ये लोग और ये समाज की सबसे निचली परत से आते हैं। खेती और पशुपालन इनके जीवन की शान है, जान है। ये प्रकृति से बेहद निकट से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग अपनी मिट्टी से जुड़े सादे, सीधे सादे और आजाद लोग थे। मुंडा की जीवन शैली जो प्रकृति और जमीन के साथ गहरी जुड़ी हुई थी, कहीं भीड़भाड़ या शहर के उथल पुथल से नहीं बनी थी और इसी मुंडा जनजाति में पैदा हुआ जंगल का सबसे खूबसूरत फूल बिरसा। 15 नवंबर सन 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत आज के झारखंड राज्य के खूंटी जिले के एक छोटे से गांव उलिहातू में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता थी कोरमी हातू मुंडा। बिरसा मुंडा कुल 5 भाई बहनों में से एक थे। बचपन का ज्यादा समय बिरसा ने अपने माता पिता के साथ गांव चालकाद में बिताया। बिरसा मुंडा का परिवार रोजगार और खेतों में फसल कटाई जैसे श्रमिक काम की तलाश में पहले कुरुम्बा, फिर चाईबासा और अंत में अन्य जगहों पर भी गया। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि बिरसा को कुछ समय के लिए उसके ननिहाल आयु भट्टू क्षेत्र भेज दिया गया था, जहां ये करीब 2 वर्षों तक रहे। वहीं बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलगा में अपने शिक्षक जयपाल नाग से प्राप्त की थी। बिरसा पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थे, इसलिए लोगों ने उनके पिता से कहा कि इनका दाखिला मिशनरी स्कूल में कराया जाए। लेकिन उस समय ईसाई मिशन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना अनिवार्य होता था, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और उनका नाम पहले बिरसा डेविड रखा गया, बाद में बिरसा दाऊद। बिरसा को चाईबासा मिशनरी स्कूल में दाखिला मिल गया और इसी दौरान बिरसा ने वहां कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज सिखाई जाती है, वो है धर्मांतरण। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेज शिक्षा का इस्तेमाल आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए कर रहे थे और ये धर्म नहीं, ये पहचान छीनने की कोशिश थी, पहचान छीनने की एक साजिश थी। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद बिरसा ने मिशन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि साहिब एक टोपी है, यानी मिशनरी हो या कंपनी, सबका मकसद सिर्फ एक है और वो है आदिवासियों पर अत्याचार। बचपन से ही उनके मन में शाहूकारों और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। मिशनरी स्कूल में पढ़ते हुए ही उनके मन में सवाल उठने लगे थे कि कैसे अपने समाज को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया जाए। यही वो मोड़ था जहां से उनके भीतर क्रांति की चिंगारी सुलगी, जो एक दावानल बन गई। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये चिंगारी अचानक से कहीं से पैदा हुई थी? चलिए ये सवाल इतिहास से ही पूछते हैं। दोस्तों, ये चिंगारी अचानक नहीं पैदा हुई थी। हर चिंगारी के आग बनने की एक दास्तान होती है, बिरसा की भी। बिरसा के मन में चिंगारी फूटने की कहानी कई साल पहले लिख दी गई थी। साल था 1757। उस साल हिंदुस्तान में एक युग परिवर्तनकारी घटना हुई थी। इस साल हुई थी प्लासी की लड़ाई।
प्लासी की लड़ाई 23 जून सन 1757 को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में नवाब के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली थी और यह युद्ध भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव रखने वाला था। बड़ा कदम था ये। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई से ब्रिटिश हुकूमत ने कदम तो रख दिया था, लेकिन अभी पैर जमे नहीं थे। लेकिन सिर्फ 7 साल लगे अंग्रेजों को हिंदुस्तान का इतिहास बदलने में। साल आया 1764। इस साल हिंदुस्तान ने देखा बक्सर का एक युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल सम्राट के गठबंधन के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बुरी तरीके से हरा दिया। इस जीत से हिंदुस्तान की केंद्रीय सत्ता को बेदखल कर दिया गया था। साथ ही कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी मिली गई। उनका राजनीतिक दबदबा भी स्थापित हो गया और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश हुक्मरानों के शोषण का एक नया दौर। इसी दौर में शोषण का एक और नाम था जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लाई गई एक भूमि कर वसूली प्रणाली यानी लगान प्रणाली थी। खासतौर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया था। सन 1793 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट के तहत इसे लागू किया और इस कुव्यवस्था में जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और कर वसूली की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। इससे किसान तो बेहद परेशान हुए ही और आदिवासी भी इस परेशानी से बच नहीं पाए। आदिवासी समाज की सामूहिक जमीन पर आधारित व्यवस्था टूट गई और उनके जीवन का आधार भी उनसे छीन लिया गया। आदिवासियों को सामूहिक जमीन पर आधारित व्यवस्था का नाम हुआ करता था खूंटू कट्टी। खूंटू कट्टी प्रणाली भारत के आदिवासी इलाकों को जमीन से जुड़ी एक खास व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें जमीन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती थी, बल्कि पूरे खूंट यानी परिवार, कबीला या समुदाय की सामूहिक संपत्ति होती थी, यानी सबकी मिलकर। इस व्यवस्था में खूंटकट्टा यानी खूंट का एक मुखिया समुदाय का नेता होता था, जो जमीन के इस्तेमाल, खेती बाड़ी और जंगल की सुरक्षा और विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार होता था। जमीन के सारे सदस्य जो समुदाय या कबीले से जुड़े हुए होते थे, उसके मालिक माने जाते थे। भूमि का उत्पादन और संसाधनों का वितरण सामूहिक रूप से किया जाता था और यह व्यवस्था बेहद खास थी, लंबे समय से चली भी आ रही थी। खूंटकट्टी प्रणाली आदिवासियों के जीवन और संस्कृति की रीढ़ थी, जो उनके सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को बचाने में मदद करती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने जमींदारों की प्रणाली को लागू किया, तो इस पारंपरिक व्यवस्था का भी विनाश हो गया। सामूहिक स्वामित्व को खत्म करके जीवन को व्यक्तिगत मालिकों के हवाले कर दिया गया, जो कहलाए जमींदार। इसके कारण आदिवासी जमीन से वंचित होकर भूमिहीन मजदूर बन गए। और इतना ही नहीं, जमींदारों ने आदिवासियों से जबरन और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूले। जो नहीं चुका पाते थे, उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। और इसी व्यवस्था के चलते बाहरी वर्ग यानी कि दिकू जंगल और आदिवासियों के बीच घुसपैठ कर बैठा। जमींदारों के साथ साथ साहूकार, सूदखोर और अंग्रेज अफसर जंगल, जमीन और संस्कृति पर कब्जा करने लगे थे। ये लोग आए और आदिवासियों की जमीनों पर उन्होंने कब्जा जमाया, जैसे कोई लुटेरा खजाने पर अपना कब्जा जमा लेता है। आदिवासी इन्हीं बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। अब आदिवासियों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाने लगी, जबरन काम लिया जाने लगा और कोई आवाज उठा दे तो अंग्रेजों के कोड़े आदिवासियों की नंगी पीठ पर बरस जाते थे। इसके अलावा कंपनी सरकार ने आदिवासियों को जंगलों से बाहर करने और उनके उपयोग पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 लागू किया था। बाद में इसी कानून को और ज्यादा सख्त बनाकर 1878 में इसे संशोधित किया गया, जिसमें आदिवासियों को जंगलों से लकड़ी, फल, जड़ी बूटी ये सारी चीजें और चराई करने और खेती करने से रोक दिया गया। इस कानून के तहत जंगलों को रक्षित वन घोषित कर दिया गया। केवल सरकार को इन जंगलों का उपयोग करने का अधिकार था। पारंपरिक अधिकारों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिससे आदिवासियों की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा। अब सिचुएशन समझिए। आदिवासी जमीन से बेदखल आदिवासियों को जंगल में प्रवेश पर रोक
आदिवासी जमीन मालिक बन गए मजदूर और अंग्रेजों का आदिवासी समुदाय में सांस्कृतिक हस्तक्षेप। अब क्या होना चाहिए? विद्रोह, बिल्कुल। और ऐसा ही एक विद्रोह हुआ। 1831 में कोल विद्रोह, 1855 में संथाल विद्रोह, ये कुछ दूसरे बड़े विद्रोह थे। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते तो थे, लेकिन संख्या बल में कम होने और आधुनिक हथियारों की अनुपलब्धता के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। छोटा बिरसा ऐसे ही आंदोलनों की कहानी सुनते हुए बड़ा हो रहा था और विद्रोह का ये बारूद उसके मन में भी इकट्ठा हो रहा था। बस जरूरत थी तो एक चिंगारी की। किशोरावस्था में ही बिरसा मुंडा एक बहुत ही सुंदर बांसुरी वादक हुआ करते थे। एक हाथ में एक तारा और कमर में बांसुरी लेकर वे गांव-गांव घूमते थे। लेकिन समय की क्रूर विडंबना ने ऐसा मोड़ ले लिया कि बिरसा ने एक तारा और बांसुरी छोड़कर समाज और प्रकृति की रक्षा के लिए हाथ में धनुष बाण उठाया। मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने क्षेत्र में चल रहे सरदारी आंदोलन को नजदीक से देखा था। 1891 में बिरसा का परिवार बंद गांव आ गया था और जहां बिरसा की मुलाकात वैष्णव धर्मगुरु आनंद पांडे से हुई थी। लगभग 3 वर्षों तक ये वैष्णव धर्म के करीब रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनेऊ धारण किया और गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए और यहीं से बिरसा के धार्मिक चिंतन और समाज सुधार के बीज पनपने लगे थे। इसी अनुभव से उन्हें ये बात समझ में आई कि आदिवासी समाज की दुर्दशा के लिए सिर्फ अंग्रेज ही नहीं बल्कि कुछ भारतीय भी जिम्मेदार हैं। कमी अपनों में भी थी। यही कारण था कि बिरसा ने सबसे पहले अपने समाज को जागृत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर चला गया। आदिवासियों का जीवन अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाने लगे थे और आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाने लगे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गरीब आदिवासियों को यह कहकर बरगलाया जाने लगा था कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वो ईश्वर का ही है। हमारे साथ आओ, हम तुम्हें अनाज देंगे, कपड़े देंगे। उस समय बीमारी को भी ईश्वरी प्रकोप से जोड़ा जाता था। और इसी साल 1894 को बिरसा के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ उनके सामने आया। 1894 में बारिश नहीं होने के कारण छोटा नागपुर में भीषण अकाल और महामारी फैल गई। छोटा नागपुर की जमीनें सूख गईं और उनके साथ सूखने लगा था आदिवासियों का भरोसा व्यवस्था से। महामारी फैली, लोग तड़पने लगे, लेकिन हुकूमत खामोश रही। हुकूमत ने एक दाना इन लोगों के लिए रिलीज नहीं किया। बिरसा मुंडा ने बिना किसी सरकारी मदद के अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने और बीमारियों का इलाज करवाने के लिए जागरूक किया। जो आदिवासी किसी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थे, उनको वे महामारी से बचाने के उपाय समझाते थे और लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुनने लगते थे और उनकी बात भी मानते थे। आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे, लेकिन बिरसा उन्हें सिखाते थे कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जा सकता है। वो आदिवासियों को धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही साथ मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरी की बातों को नकारने लगे। अपने ज्ञान और उपचार शक्ति के कारण बिरसा पूरे इलाके में मशहूर होने लग गए और 1895 में बिरसा ने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया और कहा कि भगवान ने उन्हें गलत के खिलाफ बोलने और अन्याय मिटाने का संदेश दिया है। इसके बाद बिरसा ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और आदिवासियों की परंपराओं को बचाए रखने के बहुत सारे प्रयास किए। बिरसा ने अपने समुदाय के लोगों को अपने मूल संस्कृति, धर्म और अधिकारों को अपनाए रखने की सलाह दी थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने मोनोथिस्टिक यानी कि एकेश्वरवादी मुंडा परंपरा पर आधारित एक नया धर्म स्थापित किया और इस धर्म का नाम था बिरसाइत। हजारों आदिवासी उनके धर्म में शामिल हो गए। बिरसा एक जन नेता बन गए। हजारों आदिवासी उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ने लगे। बिरसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि अब से हम सिंह बोनेगा यानी सूर्य देवता की पूजा करेंगे। अब कोई दिकू, कोई मिशनरी हमें हमारी पहचान से अलग नहीं कर सकता। यही वो पल था जब आदिवासी उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहने लगे थे। साल 1895 ये वही साल था जिसमें बिरसा ने एक ऐलान किया था
अब अंग्रेज नहीं, अब मुंडा राज होगा। अब ऐसा राज होगा जहां आदिवासी फिर से अपनी जमीनों के मालिक होंगे। बिरसा ने नारा दिया, अब हुआ राज से तेरा जाना, महारानी राज टुंडू जाना। यानी अब हमारा राज स्थापित होगा और अंग्रेजी हुकूमत का अंत कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस आदिवासी चेतना की गर्जना थी जो अब पराये शासन को नहीं मानने वाली थी। सफेद झंडा इस आंदोलन की पहचान बन गया था, आजादी की चीख थी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता और विद्रोही तेवरों को ब्रिटिश हुकूमत समझ चुकी थी। अब बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। मिशनरियों को डर लगने लगा था कि बिरसा उनके धर्मांतरण के खेल को बर्बाद कर देगा, इसलिए उन्होंने बिरसा और उसके अनुयायियों को दबाने की पूरी कोशिश की। बिरसा को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में भी उनका जज्बा कमजोर नहीं पड़ा। जेल उनकी सोच को कैद नहीं कर सका। 28 जनवरी सन 1898 को जब बिरसा को रिहा किया गया तो बिरसा और उनके साथियों ने गुप्त बैठकों में अपने आप को शामिल करना शुरू कर दिया। 2 साल तक ये बैठकें चली, जहां वे अपने आंदोलन की नई रणनीतियां बनाते रहे और आजादी की ज्वाला को और तेज करते रहे। साल आया सन 1899 का। अब विद्रोह की चिंगारी एक विशाल आग में बदलने लगी थी और इस आग का नाम था उल गुलान, यानी महान उथल पुथल। बिरसा ने आदिवासी भाई बहनों के मन में जोश भर दिया। मुंडा, उरांव और अन्य आदिवासी और गैर आदिवासी सब उनके बुलावे पर एक पैर पर औपनिवेशिक सत्ता और शोषक दिकुओं के खिलाफ उल गुलान में शामिल हो गए। ये केवल विद्रोह नहीं था, ये आग शोषणकारियों को जलाने वाली थी। ये आग जमीन हड़पने वालों को जलाने वाली थी। ये आग जलाने वाली थी जबरन धर्मांतरण करने वालों और उनके अन्यायी दिकुओं को। बिरसा ने लोगों से कोई लगान न देने को कहा। बिरसा ने उपनिवेशवाद के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। आदिवासियों ने चर्चों, पुलिस थानों, मिशनरियों और अंग्रेजों के ठिकानों पर लगातार धावे बोले। आदिवासियों ने पारंपरिक धनुष बाण के साथ अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन केवल अपने शोषकों पर ही हमला किया। आम लोगों को परेशान तक नहीं किया गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई जंगल से तूफान उठा और पूरे सिस्टम को इसने हिलाकर रख दिया। दोस्तों, सन 1890 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह में ब्रिटिश राज के खिलाफ लगातार छापेमारी और संघर्ष जारी था। इनके बीच अंतिम निर्णायक लड़ाई सन 1900 में हुई थी। महीना था जनवरी का, जगह थी उलिहातू के पास डोम्बाबारी पहाड़ी। बिरसा मुंडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिजाओं में आजादी की आवाज गूंज रही थी और तभी अंग्रेजी फौज ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, वो था एक जंगल, एक संस्कृति, एक पूरी सभ्यता पर सुनियोजित हमला। औरतें, बच्चे, बूढ़े और कोई नहीं बच पाया इस बर्बरता से। डोम्बाबारी पहाड़ी जो कुछ देर पहले तक आजादी की हुंकार से गूंज रही थी, अब खून से लाल थी। स्टेट्समैन अखबार ने 25 जनवरी सन 1900 के अंक में छापा, इस संघर्ष में 400 लोग मारे गए थे। यह सिर्फ नरसंहार नहीं था, यह बिरसा नाम की चिंगारी को कुचलने की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। हालांकि बिरसा वहां से बच निकले, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बिरसा मुंडा को ना तो अंग्रेजों की गोलियां छू पाई थी, ना ही दिकुओं की चालबाजियां। वो जंगल की वो चिंगारी था जिसे पकड़ने की हर कोशिश नाकाम होती गई। लेकिन जब अपना ही कोई पीठ में खंजर घोंप दे तो इतिहास भी कराह होता है। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित किया। एक अनुमान के अनुसार सन 1900 में 500 रुपए की वैल्यू आज के लगभग 1.3 लाख के बराबर रही होगी। और फिर हुआ वही जिसका डर था। किसी अपने ने ही बिरसा के छिपने की जगह अंग्रेजों तक पहुंचा दी। जब बिरसा चक्रधरपुर के जमकोड़ जंगल में अपनी सेना के साथ सो रहा था, तब अंग्रेजी सेना ने उसे पकड़ लिया। तारीख 9 जून सन 1900। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची जेल लाया गया, लेकिन यह जेल उसका अंतिम पड़ाव साबित हुआ। सिर्फ 25 साल की उम्र, और उस उम्र में वो आवाज सदा के लिए शांत कर दी गई। मौत कैसे हुई, ये अब तक एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि हैजे से मरे, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज ये जानते थे कि बिरसा के खिलाफ लगे आरोप अदालत में टिक नहीं पाएंगे, वो छूट जाएंगे। और जब छूटेंगे तो ये विद्रोह सिर्फ जंगलों में ही नहीं, हर कोने तक फैल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि उनके पानी में जहर मिला दिया गया था।
लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि बिरसा का शरीर मिट सकता था, उसका नाम नहीं। उसकी सांसें रुक सकती थीं, पर उसकी चिंगारी नहीं। बिरसा भले ही आज ना हो, लेकिन उनका सपना हार नहीं सकता था। यह बिरसा का ही प्रभाव था कि सन 1908 में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी CNT एक्ट लागू किया, जिसने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को देने पर रोक लगा दी। बिरसा की कुर्बानी ने कानून बनवाया, आदिवासियों को उनका हक दिलाया। आज भारत में अगर जनजातीय अधिकार की कोई बात होती है तो उस नींव में बिरसा मुंडा का नाम जरूर आता है। झारखंड की राजधानी रांची में उनका संग्रहालय और देश की आदिवासी समाज भगवान बिरसा के रूप में उन्हें पूजते हैं। 15 नवंबर को उनके जन्मदिन को आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारें आईं और गईं, लेकिन बिरसा का नाम मिटा नहीं सकी। अगर भगत सिंह क्रांति की तलवार थे तो बिरसा मुंडा उस तलवार की नोक थे, जिसने पहली बार कहा अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ फेंको। अगर गांधी ने नमक से आंदोलन शुरू किया तो बिरसा ने धरती से आंदोलन शुरू किया। बिरसा ने सिखाया कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, पहचान की है, और जब जंगल जागता है तो साम्राज्य कांप जाते हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आपको बिरसा मुंडा का ये इतिहास कैसा लगा, और अगली शख्सियत में आप किस शख्सियत को देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका समय शुभ। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।